हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेकिन उससे पहले कल हम लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों को याद है? कल हम लोगों ने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखा था कि हमको अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना तो हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी के सेट में कितने एलिमेंट आते हैं। देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ये आप है ना डायरेक्टली ए और बी देख के भी निकाल सकते हैं। ए में कितने एलिमेंट दिख रहा है आपको? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिख रहा है? सी और डी मतलब 2। तो देखो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितना आएगा? 3 इंटू 2, 3 2 6 और बरोबर 6 एलिमेंट है ए क्रॉस बी में। सेम चीज यहाँ पे देखिए, ए में कितने एलिमेंट है? 4। बी में कितने एलिमेंट है? 1। तो ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए? 4 1 4 एलिमेंट आए क्या? आए। ए में कितने एलिमेंट है? 3। बी में कितने एलिमेंट है? 5। तो ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए? 15। देखो 1 2 3 4 5, 5 2 10, 5 3 15 आ रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी हम किसी भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, दो सेट्स का जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है। तो चलिए आज की डालिए आपकी पहली हेडिंग जो है रिलेशन। फिर से अभी पूरा थियरी थियरी लिखना है हमें। थियरी लिखते हुए समझेंगे, जब तक हमारा बेसिक पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता हम मेन टॉपिक्स में अंदर नहीं घुसेंगे। आज हमारा पूरा बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम डेफिनेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, लेट ए, ये सेट दिया हुआ आपको 1 2 3 4 एंड बी, ये सेट दिया हुआ है आपको 2 3 4 5 6 7 be the two sets। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए? 6 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे? 4 इंटू 6, 6 4 20 आएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट आएंगे? पहले वाले में ए लेंगे, दूसरे वाले में बी लेंगे। जैसे ए लिया हूं मैंने, बी लिया हूं। ए में 1 2 3 4, बी में 2 3 4 5 6 7। पहले 1 जाएगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा सेट बनाना पड़ता है। याद है ना सबको? तो अब आप लेंगे एक आर, एक सेट लेंगे हम आर। तो आप लेंगे कंसिडर द सेट आर ऑफ ordered pairs given by r equals to 1 3 2 4 4 6। This set R contains 3 ordered pair from A cross B, while forming the set R we have chosen some ordered pairs from A cross B. Hence R is a
subset of A cross B, such a subset of A cross B is said to define a relation, is said to define a relation from the set A to the set B। तब आप समझिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है। हमने A लिया था 1 2 3 4, हमने B लिया था 2 3 4 5 6 7। तो इससे अगर मैं A क्रॉस B लिखना चाहूँ तो मुझे टोटल कितने ऐसे सेट मिलने वाले हैं? 24 ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलने वाला है। वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेंगे? पहले ये 1 जाएगा 2 के साथ, 1 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ, 1 जाएगा 6 के साथ, 1 जाएगा 7 के साथ जाएगा। फिर ये 2 ने कोई पाप किया क्या? नहीं। फिर 2 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 3 के साथ एंड सो ऑन। ऐसे पूरे कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे यहाँ पे? 24 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब ये 24 ऑर्डर्ड पेयर में से अगर मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर को एक अलग सेट R में लिख दूं, जैसे मैं देखो मैंने R में क्या लिखा? 1 3 लिखा, 1 3 प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? है। फिर मैंने लिखा 2 4 लिखा, देखो ये 2 जा सकता है 4 के साथ, तो 2 4 भी आएगा यहाँ पे, आएगा 4 6 लिखा हुआ ऐसा। ये 4 2 के साथ भी जा सकता है, तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आएगा, तो 4 6 भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये R के अंदर जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? A क्रॉस B के। R का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट है, यानी R क्या है? सबसेट है। तो याद रखिएगा जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हम क्या लेते हैं? एक सबसेट लेते हैं। जब भी हम R ये सबसेट ले रहे हैं A क्रॉस B का, तो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन डिफाइन हो रही है सेट A और सेट B के बीच में। याद रखेंगे पक्के में। तो आपको क्या करना है? A क्रॉस B के एलिमेंट को लेना है R के अंदर लेना है, यानी R का हर एक एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? A क्रॉस B के अंदर होना चाहिए। In general, if A and B are two non-empty sets and R is a subset of A cross B, then R is a relation from the set A to set B आएगा। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो पूरा सेट A, यहाँ पे लिखो पूरा सेट B, और ये दोनों के बीच की रिलेशन मैं दे रहा हूं R से। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन दिखाने का तरीका, याद रहेगा। इफ ए बी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है रिलेशन R को, देन वी से दैट A is related to B by the relation R, एंड उसको आप डिनोट करते हैं A R B। मतलब आप रिलेशन को दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक बता सकते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है R को, या तो दिखा सकते हैं ए आर बी, यानी A इज रिलेटेड टू B। याद रखेंगे बाय रिलेशन R, ऐसा रीड करना। सो कैसे रीड करेंगे? A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। याद रहेगा पक्के में। यहाँ पे हम B को कहते हैं इमेज ऑफ A और A है प्री इमेज ऑफ B। तो आप लिखेंगे B is called image
of A under relation R, and A is called pre-image of B अंडर रिलेशन आर। मतलब ये जो बाद वाले सेट के आते हैं इनके एलिमेंट जिस पे भी आपका रिलेशन आएगा उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और जो आपका सबसे पहले वाला सेट रहता है उसके एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। याद रखिएगा जिनका रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 3 दिया हुआ था तो ये 1 इज प्री इमेज ऑफ 3 and 3 is image of 1, 2 is pre-image of 4 under relation R, 4 is image of 2 under relation R। इस तरीके से बोल सकते हैं इसे। समझ रहा है ना पक्के में? तो पहला एलिमेंट प्री इमेज, दूसरा एलिमेंट इमेज। तो अगर रिलेशन R के अंदर कोई एलिमेंट है तो पहला वाला रहेगा प्री इमेज, दूसरा वाला रहेगा इमेज रहेगा। If R is a relation from the set A to set B, then the set of all the first elements of the ordered pairs which belong to R is called the domain of the relation R, is called the domain of the relation R, and the set of all second elements of the ordered pairs belonging to R is called range of the relation R. Here domain is the subset of A and range is the subset of B. B is called the कोडोमेन ऑफ आर। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, चलिए हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो हम इसे दिखाएंगे किस तरीके से। अब मैं ड्रॉ करूंगा ए, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा बी। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कौन सी रिलेशन से? आर से। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 है। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। अब देखिए 1 किसके साथ रिलेशन में है? 3 के साथ। तो 1 है रिलेशन में 3 के साथ। 2 किसके साथ रिलेशन में है? 4 के साथ।
तो 2 इज इन रिलेशन विथ 4, 4 इज इन रिलेशन विथ 6, आ जाएगा 4 इज इन रिलेशन विथ 6। आ गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है दो वर्ड। पहला है, एक होता है डोमेन ऑफ आर, दूसरा होता है रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले होता है डोमेन ऑफ आर, यानी आपको अगर डोमेन निकालना है आर का, रिलेशन आर का, तो आप क्या देखेंगे, ये ए में। अब आपको याद है प्री इमेज और इमेज, याद है जो ए में एलिमेंट होता है जिसके यहाँ पे इमेज बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, इधर साइड बोलते हैं इमेज। तो 1 और 3 रिलेशन में, तो आप कह सकते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ 3 अंडर आर, या तो आप कह सकते 3 इज इमेज ऑफ 1 अंडर रिलेशन आर, कह सकते। तो यहाँ पे डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के ऐसे एलिमेंट जो रिलेशन में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर के अंदर क्या क्या आएगा, रेंज होता है हमेशा इमेज का सेट। कौन कौन बना है, 3 4 6, तो 3 4 6 आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ आर निकालने के लिए आप ए पे देखेंगे और रेंज ऑफ आर निकालने के लिए आप बी को देखेंगे। तो जो भी रिलेशन में आ रहे, ए से जो रिलेशन में आ रहे वो डोमेन के अंदर, बी से जो रिलेशन में आ रहे वो रेंज के अंदर। गौर से देखिए डोमेन ऑफ आर में क्या एलिमेंट है, 1 2 4, 1 2 4। डोमेन ऑफ आर का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए के अंदर, तो मैं बोल सकता डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए, कह सकता हूं। रेंज में देखिए क्या एलिमेंट है, 3 4 6, 3 4 6, तो मैं बोल सकता एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ आर इज प्रेजेंट इन बी, तो मैं बोल सकता रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ बी, कह सकते हैं। और याद रखिएगा आप यहाँ पे बी को कहते हैं कोडोमेन ऑफ, क्या कहते हैं बी को, कोडोमेन ऑफ आर, याद रहेगा। इजी है यहां तक। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ये सब चीजें करके मैं इतना सिस्टमेटिक आपको लिखा के दे रहा हूं ताकि आपको आगे जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में और आगे जाए, क्योंकि अगले लेसन में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे, प्रूफ बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपको ऐसे कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा चीजों को। तो हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, याद रहेगा पक्के में यहां तक। अब लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है 1-to-1 relation, relation are from a set A to a set B is said to be 1-to-1 if an element of A has unique image in B and distinct elements of A have distinct images of B। यहाँ पे हमें A दिया हुआ है 1 2 3 4, B दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन R1 दी हुई है 1 2 2 3 दी हुई है। अब समझिए आप किसी भी रिलेशन को 1-to-1 रिलेशन कब कहेंगे, जब एक एलिमेंट ए का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में रहे, मतलब एक ए की एक यूनिक इमेज बने। जैसे ये हो गया ए
ये हो गया बी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। ए और बी के बीच में रिलेशन को हमने डिनोट किया है आर से। आर से किया, हमने गलती से R1 लिख दिया, क्या आर किया है, तो यहाँ पे आर आ गया। अब देखिए आर क्या कह रहा है, जब 1 पे रिलेशन लग रही है तो मुझे आंसर इसकी इमेज क्या मिल रही है, याद है ना, बी में जो बनेगा वो इमेज और ए में जो बनेगा वो प्री इमेज होता है। तो 1 पे रिलेशन रखने के बाद मुझे बी पे क्या आंसर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 1 पे इमेज लगने के बाद आंसर मिल रहा है 2। 2 पे इमेज लगने के बाद क्या आंसर मिल रहा है 3। 2 पे इमेज लगने के बाद क्या आंसर मिल रहा है, मुझे 3 मिल रहा है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में अलग अलग इमेज बन रही है। और आपको ये भी दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ बी। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है और जिसकी इमेज बन रही है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज है। मतलब अगर आप सिंगल एरो ड्रॉ कर रहे हो दोनों के बीच में तो वो कौन सा रिलेशन होगा, 1 to 1। मतलब याद रखना, एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में आना चाहिए। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, 1 to 1 रिलेशन। ऐसा डायग्राम से समझना ज्यादा आसान होता है, डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 1 to 1 मतलब ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन में जाना चाहिए। 2 के साथ चला गया तो 1 to 1 रह जाएगा क्या, नहीं, याद रहेगा पक्के में। तो 1 to 1 रिलेशन क्या रहेगा, एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में आना चाहिए, यानी उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए, याद रहेगा। सेकेंड लिखिए, मैनी टू वन रिलेशन। बिना कुछ लिखा है, बताओ क्या होगा, मैनी टू वन मतलब ए के 2 3 कितने भी एलिमेंट की बी में एक इमेज बननी चाहिए, है ना। नाम ही कह रहा है, पहला लेना है ए से लेना है मैनी, बी से लेना है 1। तो रिलेशन फ्रॉम a set A to a set B is said to be many to one if two or more elements of A has same image, has same image in B। फिर से A और B आपको सेम दिया हुआ है, लेकिन अब R चेंज हो गया है। R में हमें दिया हुआ है 1 3 3 5 4 3, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए ये हो गया मेरे लिए A 1 2 3 4, ये हो गया मेरे लिए B 2 3 4 5 6 7, दोनों कनेक्टेड है रिलेशन R से। 1 की इमेज क्या बन रही, 3 बनी, 3 की इमेज क्या बन रही, 5 बन रही, 4 की इमेज क्या बन रही, 3, 4 की इमेज बन गई 3। अब देखो ए के 2 एलिमेंट की सेम इमेज बनी है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, मैनी टू वन रिलेशन हो गया। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ए के अगर सेम इमेज बना दे तो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, मैनी टू वन रिलेशन आएगा। इजी है, समझा सबको। नेक्स्ट लिखिए, ये नाम के हिसाब से आपको रिलेशंस याद होने चाहिए। ऑन टू रिलेशन,
relation R from a set A to a set B is said to be onto if every element of B is the image of some element of A। जैसे अगर हमें A दिया हुआ हो -2 -1 0 1 2 3, B दिया हुआ हो 0 1 4 और R दिया हुआ हो -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4 दिया हुआ है ऐसा। चलो एरो डायग्राम से बनाते हैं। ए क्या एलिमेंट है? -2 -1 0 1 2 3 दिया हुआ है। हम ले लेते हैं बी। बी सेट क्या है? 0 1 4। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आर। अब देखो -2 की इमेज क्या बन रही? 4। -2 की इमेज बन गई 4। -1 की 1, 0 की 0, 1 की 1, 2 की 4 बनी। अब आप देखो बी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए की क्या है? इमेज है। तो इस टाइप के रिलेशन को आप कहते हैं ऑन टू रिलेशन। ऑन टू रिलेशन में क्या होता है? रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां से आपको लिखने की कोशिश करूं, मुझे अगर डोमेन ऑफ आर लिखना है, डोमेन क्या रहता है? ए के एलिमेंट जो रिलेशन में आए कौन कौन थे? -2 -1 0 1 था। अगर मैं यहाँ से रेंज ऑफ आर लिखने की कोशिश करूं, रेंज ऑफ आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बी के ऐसे एलिमेंट जो किसी न किसी की इमेज जो क्या है? 0 1 और 4। और 0 1 4 यही क्या है? हमारा बी है। तो मैं बोल सकता रेंज ऑफ आर, ये सबसेट है बी का, बी सबसेट है रेंज ऑफ आर का, यानी बी और रेंज ऑफ आर दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो जब भी ऑन टू रिलेशन आ जाए तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपका कोडोमेन इक्वल रहता है रेंज के साथ, है ना। हमने कोडोमेन वर्ड यूज किया था बी के लिए, याद है सबको? नेक्स्ट लिखिए। into relation. A relation R from set A to set B is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image in A। ये दिया हुआ है आपको -2 -1 0 1 2 3, बी दिया हुआ है 0 1 2 3 4, रिलेशन आर दिया हुआ है -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4 दिया हुआ है ऐसा। अब आप देखिए आपको क्या कह रहा है? इनटू रिलेशन कब रहेगा? कि बी में कोई तो भी एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। आप ऐसा कह सकते, या तो आप बोल सकते बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो ए में। दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे ये मेरे पास ए,
ये है मेरे पास बी, दोनों रिलेटेड एक दूसरे के साथ रिलेशन आर से। ए की वैल्यू क्या दी हुई है -2 -1 0 1 2 3, बी क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4। लगाओ, -2 की इमेज क्या है 4, -1 की इमेज क्या है 1, 0 की इमेज क्या है 0, 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4 है। पक्के में समझे यहां तक? अब आप देखिए बी में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो किसी की इमेज ना बना रहा हो? है, यहाँ पे 2 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, ये किसी की भी, इनकी कोई प्री इमेज ए में नहीं है और ये किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आया तो प्री इमेज, इधर आया तो इमेज। जैसे मैं बोलूंगा 0 इज इमेज ऑफ 0 है, या तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1 है इट इज प्री इमेज ऑफ दिस वन इन रिलेशन आर, कह सकता हूं। तो यहाँ पे 2 किसी की भी इमेज नहीं है, 3 किसी की भी इमेज नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। या तो 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर आपके सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो किसी की इमेज ना हो या इनकी कोई प्री इमेज सेट ए में ना हो, तो कौन सा रिलेशन हो गया? इनटू रिलेशन। अगर बी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हो तो ऑन टू रिलेशन। बी में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो किसी की रिलेशन में नहीं आता, किसी की इमेज ना बनाता हो, तो इनटू रिलेशन। तो अगर आ गए तो ऑन टू, एक भी अगर इमेज नहीं बनाया तो इनटू, ठीक है। एक तो भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो बी में जिसकी कोई प्री इमेज ए में ना हो, या तो जो किसी की इमेज ना हो। समझ में आया? दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे बी किसी की भी इमेज भी नहीं है और बी का कोई प्री इमेज भी नहीं है। समझ में आया? दोनों का मतलब सेम होता है, याद रहेगा। अगर सब एलिमेंट बी के किसी न किसी के इमेज रहे तो ऑन टू, एक तो भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज ए में नहीं बन रही तो इन टू, याद रहेगा। बाइनरी relation on a set. If A is a non-empty set, then every subset of A cross A is defined as binary relation on A। अगर A दिया हुआ है 1 2 3, चलो अगर मुझे A क्रॉस A निकालना है तो आपको आना चाहिए। तो A क्रॉस A कैसे निकालेंगे? A में एलिमेंट है 1 2 3, A में एलिमेंट है 1 2 3, मुझे निकालना है A क्रॉस A। बताइए कैसे निकालूंगा A क्रॉस A? पहले 1 जाएगा 1 के साथ, फिर 1 जाएगा 2 के साथ, फिर 1 जाएगा 3 के साथ, 1 निपट गया। अब 2 को लो, 2 जाएगा 1 के साथ, 2 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 3 के साथ, 2 निपट गया। 3 को लो, 3 जाएगा 1 के साथ, 3 जाएगा 2 के साथ, 3 जाएगा 3 के साथ। तो ये बन गया हमारे लिए A क्रॉस A। देन आर आपको मिलेंगे, आर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 2 2 3 3 1 3 2। अब बताओ आर में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 2 3 3 1 3 2। तो यहाँ पे आर का हर एक एलिमेंट किस पे प्रेजेंट है? ए क्रॉस ए में। तो मैं बोल सकता आर क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आप हियर आर is a subset of A cross A, therefore R is a binary relation on A।
तो याद रहेगा बाइनरी रिलेशन कैसे निकालते हैं एक सेट पे, उस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके अगर एलिमेंट किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है यानी उसका अगर कोई भी सबसेट है तो वो सबसेट को आप क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन ऑफ आर। हमने देखा था कि नल सेट सबका सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी लिख लीजिए। तो सिंस नल सेट ये सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का, तो आप बोल सकते पाई इज अ रिलेशन ऑन, it is called empty or void relation on A। तो आपको अगर कोई भी बाइनरी रिलेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, A क्रॉस A निकाले, फिर आपका जो भी रिलेशन है उसके अगर एलिमेंट इसके सबसेट हो तो वो क्या रहेगा हमारे लिए, बाइनरी रिलेशन रहेगा। एंड A cross A is a subset of A cross A, hence A cross A is a relation of A, it is called universal relation on A। तो इसे हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल। एम्प्टी सेट आया तो एम्प्टी या वॉइड रिलेशन ऑन ए, और अगर आपका ए क्रॉस ए ले रहे हो एज अ सबसेट तो आपका क्या आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। नेक्स्ट लिखिए, इक्विवेलेंस relation, let A be a non-empty set, then a relation R on A is said to be पहला रिफ्लेक्सिव if A comma A belong to R or all A belong to A, that is A R A, for all A belongs to A। Second, symmetric if A comma B belong to R implies B comma A should also belong to R, for all A comma B belong to A। and third, transitive if A comma B belong to R and B comma C belong to R implies A comma C should also belong to R, for all A B C belong to A। A relation R on A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। अब समझिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है,
कह रहा है एक रिलेशन आर ऑन ए, इसको आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। कब? जब ए कमा ए बिलोंग करेगा आर में फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। मतलब अगर ए में एलिमेंट आपको दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 1 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन आर ऑन ए रिफ्लेक्सिव हो सकती है। कब? जब आर के अंदर 1 1 और 2 2 ये दोनों के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव कब रहेंगी? अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ये दो एलिमेंट दिख रहा है आपको ए के अंदर, तो रिलेशन आर के अंदर 1 1 और 2 2 दोनों प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो ये आप बोलोगे कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इजी है, समझा? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये ए के एलिमेंट पे कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब रहेगा? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, जहां पे ए और बी किसके एलिमेंट है? ए और बी एलिमेंट है ए के। अब सपोज मुझे ए दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे आर के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2, तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ए पहले है बी बाद में, अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर बी पहले और ए बाद में ये भी प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 3 प्रेजेंट है तो 3 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 1 3 प्रेजेंट नहीं है तो 3 1 प्रेजेंट हो जरूरी है क्या? नहीं। 1 3 3 1 में से कोई है नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट होना ही चाहिए, 2 3 प्रेजेंट है तो 3 2 प्रेजेंट होना ही चाहिए, होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? अगर 1 2 ये एलिमेंट है ए में, तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये 1 2 3 ये एलिमेंट रहते ए में, तो बताओ रिफ्लेक्सिव कब होता? जब 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका वैल्यू, जहां पे पीछे वाला आगे आ जाए, आगे वाला पीछे चला जाए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करने के बाद जो नंबर बनता है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 अगर प्रेजेंट है आर के अंदर तो 2 1 भी होना ही चाहिए। अगर 3 1 प्रेजेंट है आर के अंदर तो 1 3 भी प्रेजेंट होना ही चाहिए, याद रहेगा। और लास्ट होता है ट्रांजिटिव। होता है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं मेरे रिलेशन आर के अंदर 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब रहेगा? इसमें 1 2 प्रेजेंट था, 2 3 प्रेजेंट था, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर 1 3 प्रेजेंट रहेगा तो ही मैं कहूंगा कि ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो मैं कहूंगा ट्रांजिटिव नहीं। उम्मीद है समझा होगा क्या लॉजिक लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, समझ में आपको। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को मैं कहूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव अगर आपके पास एलिमेंट है 1 और 2 ए में, तो 1 1 2 2 ये एलिमेंट आने चाहिए मेरे काय के अंदर, रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए। सिमेट्रिक कब होता है? कि अगर आपके पास एलिमेंट है ए बी बिलोंग टू आर, तो आपका बी ए बी एलिमेंट किसका होना चाहिए? आर का। मतलब अगर 1 2 ये ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर आर के अंदर, तो 2 1 ये ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरा होता है ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी बिलोंग टू आर भी आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ना, ये आपका लगभग हमारा सेम ही लॉजिक है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये आपको जैसे क्या याद रखना है कि 1 2 अगर ये बिलोंग कर रहा है आर पे, 2 3 अगर ये बिलोंग कर रहा है आर पे, तो 1 3 ये भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, करना चाहिए। और अगर तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो उम्मीद है रिलेशन वाले पार्ट में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे फंक्शन वाले पार्ट में।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंक्शन। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स if every element of the set A is related to 1 and only one element of set B, then such a relation is called a function from set A to set B। अब देखो रिलेशन से एक स्टेप और आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, फंक्शन। तो एक रिलेशन को आप फंक्शन कब कहेंगे, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए बी में, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास यहाँ पे सेट दिए हुए, सपोज कि ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन आर लग रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 3 5 6 8 9 10, यहाँ पे 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 12, ऐसा दिया हुआ है। ए बी -3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 4 6 9, यहाँ पे -3 का इमेज 9 दिया हुआ है, -2 का इमेज 4 दिया हुआ है, -1 का इमेज 1 दिया हुआ है, 0 का इमेज 0 दिया हुआ है, 1 का इमेज 1 दिया हुआ है, 2 का इमेज 4 दिया हुआ है, 3 का इमेज 9 दिया हुआ है। वन टू फोर सिक्स, 1 2 3 4 6, 1 का इमेज 1 दिया हुआ है, 2 का इमेज 1 दिया हुआ है, 2 का इमेज 1 दिया हुआ है, 4 का इमेज 2 दिया हुआ है, 4 का इमेज 4 भी दिया हुआ है, 2 का इमेज 1 के साथ साथ 2 भी दिया हुआ है, और 6 का इमेज 6 3 और 4 भी दिया हुआ है।
गणेश हॉकी, विकास हॉकी, अलका खो खो, सुनील क्रिकेट। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 रिलेशन ड्रॉ किया हुआ। पहला देखिए, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट दिख रहा है। सबसे पहली चीज, इनमें से कौन फंक्शन है हमें पहचानना है और कौन फंक्शन नहीं है ये पहचानना। फंक्शन बनने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला, सेट ए के हर एक एलिमेंट रिलेशन में रहना चाहिए। तो देखो, ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में है बी के साथ, ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में है बी के साथ, ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में है बी के साथ, ए का आखिरी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है बी के साथ। तो ये फंक्शन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्यों? पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फंक्शन बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में रहना चाहिए बी के साथ, रहना चाहिए। बाकी तीनों में ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में था, यानी उनकी इमेज बी में बन रही थी। यहाँ पे परेश की कोई भी इमेज बन रही है क्या बी में? नहीं। तो ये आखिरी एलिमेंट क्योंकि रिलेशन में नहीं है, इसकी कोई इमेज नहीं बन रही बी में करके, ये जो आपका क्वेश्चन है ये फंक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सेकंड क्या कह रहा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी मेरा ए का एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहना चाहिए। बी कितने के भी साथ रिलेशन में रहे, मुझे उससे मतलब है क्या? नहीं। लेकिन मेरा ए का एलिमेंट बी के साथ कितने के साथ रिलेशन में जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक के साथ। मतलब ए के ओर से 1 रहना चाहिए। यहां पे मैनी भी रहे तो चल जाएगा। समझे वाली बात को? क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब हर एक एलिमेंट ए का इमेज बनानी चाहिए। अब ए वाले ने कितनी इमेज बनानी चाहिए? 1 एंड ओनली 1 बनानी चाहिए, है ना। यानी ए की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए बी में, बननी चाहिए। समझ में आया? मतलब ए के तरफ से एक एरो जाना चाहिए बी की ओर, जाना चाहिए। समझ में आया ना? ए का वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक। बी का यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दिया है क्या कि बी की एक ही प्री इमेज बननी चाहिए? ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। यानी बी में मैनी भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ए के तरफ से 1 जाना चाहिए, बी के तरफ मैनी भी रहे तो चल जाएगा। तो 1 मैनी 1 1 कुछ भी चलता है। तो देखो, ए का 0 है, कितनी इमेज बनाया? एक। 1 ने एक इमेज बनाया, 2 ने एक इमेज बनाया, 3 ने एक इमेज बनाया, 4 ने एक इमेज बनाया। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है और कितनी इमेज बन रही है? एक इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो, -3 की इमेज बनी 9, -3 ने कितनी इमेज बना? एक इमेज बना। -2 की इमेज बनी 4, -2 ने कितनी इमेज बना? एक इमेज बना। -1 की क्या इमेज बनी? 1। -1 ने कितनी इमेज बना? एक इमेज बना। 0 की 0, एक ही इमेज बनी। 1 की 1, एक ही इमेज बनी। 2 की 4, एक ही इमेज बनी। 3 की 9, एक ही इमेज बनी। ए के सब एलिमेंट इमेज बना रहे। कितनी इमेज बना रहे? एक ही बना रहे, है ना। तो ये फंक्शन रहेगा। समझा पक्के में? अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 1 ने इमेज बना 1 ने कितनी इमेज बना? एक इमेज बनाया, चलेगा। 2 ने कितनी इमेज बना? 2 की एक इमेज है 1, दूसरी इमेज है 2। 2 ने कितनी इमेज बनाया? 2 इमेज बनाया, चलेगा? नहीं चलेगा। 4 ने कितनी इमेज बनाया? 2 इमेज बनाया, चलेगा? नहीं चलेगा। 6 ने कितनी इमेज बनाया? 3 इमेज बनाया, चलेगा? नहीं चलेगा। हमें यूनिक इमेज बनाना है, मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए बी में। अगर एक से ज्यादा इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं रह सकता। तो क्या समझ में आया? एक तो सब एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं
कि आपका जो गिवन रिलेशन है वो क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। समझ में आया? तो रिलेशन और फंक्शन कैसे रिलेट होते समझ में आ रहा है? रिलेशन, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन इनमें से फंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते। कौन कौन सी दो कंडीशन? एक तो हर एक एलिमेंट ए का कोई ना कोई इमेज बनानी चाहिए बी में, और सिर्फ एक ही इमेज बनानी चाहिए बी में, है ना। यानी इसकी जहाँ पे अगर जीरो से वो जीरो की तरफ जा रहा है, अगर मैं जीरो से वन की तरफ एक और एरो डाल दूं तो यहाँ पे जीरो की कितनी इमेज बन गई, जीरो और वन, दो इमेज बन गई, तो मतलब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। समझ में आया? इजी है। फंक्शन किसे कहेंगे समझ में आ गया सबको? तो लिखिए फंक्शंस। फंक्शंस आर denoted by the letters of F, G, H या कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H कुछ भी यूज कर सकते हैं। If F is a function from a set A to a set B, then we write this as F A से B। ये जब आप लोगों ने हमारा लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था, वहां पे सब चीजें बहुत बार देखे होंगे आपने, है ना। अगर नहीं देखा तो टेंशन मतलब, हम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। हमने तो इतना बेसिक वहां पे भी नहीं शुरू किया था जितना बेसिक से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो क्योंकि यार टॉपिक थोड़ा सा हार्ड जाता है बच्चों की, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, तो वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग बरोबर समझ में आ गए ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा। तो फंक्शन एफ क्या है? ए से बी, द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन and set B is called the codomain of function f। तो चलिए, तो हमें पता ही है कि A के जितने एलिमेंट रिलेशन में आते हैं वो काय के अंदर आते हैं, डोमेन के अंदर आते हैं। B के जितने एलिमेंट रिलेशन के अंदर आते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं हमारे लिए, रेंज फॉर्म करते हैं। और ये पूरा सेट एज अ बी को मैं क्या कहता हूं, कोडोमेन कहता हूं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूं ए का हर एक एलिमेंट इमेज फॉर्म करेगा, यानी ए का हर एक एलिमेंट आपका फंक्शन के अंदर आने वाला है, रिलेशन के अंदर आने वाला है, तो मतलब मेरा डोमेन इक्वल रहेगा ए के साथ। तो सेट ए जब भी आपको फंक्शन दिया हुआ है तो सेट ए क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, सेट बी क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा फंक्शन एफ का। याद है ना पक्के में? अगर मैं ये रिलेशन, ये भी रिलेशन है ए से बी, ये क्या है, रिलेशन है। इस रिलेशन में देखो गणेश, अलका, सुनील, विकास, इनकी इमेज बन रही है, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं मेरे लिए, मेरा डोमेन कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन में परेश आया क्या, नहीं आया, क्योंकि परेश की कोई भी इमेज बनी क्या, नहीं बनी। फंक्शन कब होता है, जब हर एक एलिमेंट ए का आपका रिलेशन में जाना चाहिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि पूरे एलिमेंट की इमेज बन रही है, ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म करेगा, डोमेन। तो डोमेन ऑफ, यहाँ पे रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, एज अ फंक्शन एफ। तो डोमेन ऑफ एफ कैसे इक्वल आ रहा है, पूरा का पूरा सेट ए आ रहा है। तो आपको याद रखना है, जब भी फंक्शन दिया हुआ है तो सेट ए होता है डोमेन, सेट बी होता है कोडोमेन होता है। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब हम लोग थोड़े से टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं थोड़े जनरल टाइप के फंक्शंस आपको लिखा दे रहा हूँ, बाकी अगर कोई भी नया फंक्शन आएगा तो हम लोग उसको क्वेश्चन के वक्त ही देख लेंगे। तो लिखिए टाइप्स ऑफ
फंक्शंस। पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। A function defined by f of x equals to k for all values of x where k is constant is called constant function। अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, मुझे x कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसके लिए मैं f ऑफ x निकालूंगा। ठीक है, मुझे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो जैसे ही मैं x के जगह -3 रखूं तो f ऑफ -3 भी क्या आएगा 2। x के जगह -2 रखूं, f ऑफ -2 भी क्या आएगा 2। x के जगह मैं -1 रखूं तो f ऑफ -1 भी क्या आएगा 2। 0 भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही। तो क्योंकि x की वैल्यू के लिए हमें f ऑफ x की सेम वैल्यू मिल रही है, तो हम इसे कौन सा फंक्शन कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। यानी x की वैल्यू चेंज करने पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है। तो हमारा कुछ ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से रहेंगे, x की वैल्यू उसके लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रहेगा। तो हमारे a के अंदर आएगा हमारा x की वैल्यूज, b के अंदर आएगा हमारा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, और ये दोनों के बीच में जो फंक्शन ऑपरेट कर रहा है वो क्या है? f आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलिए, ये हो गया हमारे लिए हमारा कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन लिखिए। सेकेंड फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे? आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन को आप आइडेंटिटी फंक्शन कब कहेंगे? जब आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू x दिया हुआ हो तो वो फंक्शन क्या होगा मेरे लिए? आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे अगर मुझे x की वैल्यू दी है उसके हिसाब से f ऑफ x निकालना है। x अगर दिया हुआ है 1 तो f ऑफ x भी 1 आ जाएगा, x दिया हुआ है 2 तो f ऑफ x भी 2 आ जाएगा, 3 तो 3 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहता है? f ऑफ x इक्वल्स टू x रहता है। थर्ड लिखिए, 1-to-1 फंक्शन। A function f a से b is called 1-to-1 function if every image in B does not have more than one pre-image in A। अब मुझे 1-to-1 फिर से बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर A के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, B के अंदर है 2, 3, 4, 5, अगर A का एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए B के अंदर, है ना, यानी यहाँ का A का एक एलिमेंट रिलेशन में रहना चाहिए B के एक एलिमेंट के साथ, तभी मैं कहूंगा रिलेशन कैसा है? 1-to-1 है। ये तो फिर से बताने की जरूरत नहीं, हमने अच्छे से देख लिया करके। मैं आपको बोल रहा था रिलेशन पढ़ते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिए तो आगे फंक्शन में हमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है मेनी टू वन फंक्शन। नाम ही बता रहा है, आपको समझ में आ गया। मेनी टू वन फंक्शन कैसा दिखेगा? बिना कुछ लिखे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 का इमेज बना, है मतलब यहां से एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। मेनी टू वन, बी में दो से ज्यादा बी की प्री इमेज 2 हो सकती है लेकिन इमेज नहीं हो सकती। समझ में आया? पक्के में हमने देखा था। मेनी मतलब यहां से एरो निकल सकते हैं टू वन, डेस्टिनेशन कहां पे? 1। 1 to many अलाउड है क्या? नहीं। 1 to many अगर हो गया तो वो फंक्शन ही
नहीं रहेगा, है ना। एक एलिमेंट की अगर दो इमेज बन गई तो वो फंक्शन नहीं रह सकता। हर एक की आपकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। देखो, 1 की एक ही इमेज बनी 2, 2 की एक ही इमेज बनी 2, 3 की एक ही इमेज बनी 3, 4 की एक ही इमेज बनी 4 बना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 पे भी ड्रॉ कर दूं, 2 की इमेज बनी 2 और 3, एक एलिमेंट की दो इमेज बन सकती क्या? नहीं बन सकती। एक एलिमेंट की अगर दो इमेज बना दिए तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। मतलब x की एक वैल्यू के लिए मुझे फंक्शन ऑफ x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ में आया पक्के में क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे? तो लिखिए मैनी वन फंक्शन के लिए अ फंक्शन f a से b is called many to one function if at least one element in b has more than one pre-image in a। प्री-इमेज इन ए मतलब यहां पे देखिए 2 एलिमेंट है बी का जिसकी ए में दो प्री इमेज बन रही है। अब इमेज प्री इमेज वर्ड तो अब दिमाग में बैठ गया। बी के अंदर बनती है इमेज, ए के अंदर बनती है प्री इमेज। 2 प्री इमेज है, सॉरी 2 इमेज है किसकी? 1 और 2 की। और 2 की प्री इमेज क्या है? 2 की एक प्री इमेज है 1, 2 की दूसरी प्री इमेज है 2। तो किस तरफ से देख रहे हो ये डिपेंड करता है। ए से अगर मैं बी के तरफ जा रहा हूं तो 2 इमेज है 1 की, 2 इमेज है 2 की रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं ऐसा कर देता यहाँ से 2 की एक इमेज है 2, 2 की एक इमेज है 4, तो ये फंक्शन नहीं रहता। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f a से b is called onto function if range of the function equal to codomain, that is each element of b has some pre-image in a। जैसे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 2 3 4 2 3 4, 1 की इमेज है 2 यूनिक बनी, 2 की इमेज है 3 यूनिक बनी, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज बना है। 3 की है 4 तो इसकी एक ही इमेज बनी, 4 की बना दिया 3 तो 4 की कितनी इमेज बनी? एक ही इमेज बनी। तो ये फंक्शन है। साथ साथ देखें यहाँ पे b का हर एक एलिमेंट किसी न किसी की क्या है? इमेज है। तो जब b का हर एक एलिमेंट a के किसी न किसी की इमेज बन जाए तो ये कौन सा रिलेशन होता है? ऑन टू रिलेशन। और क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे इन्वॉल्व है a के, तो ऑन टू फंक्शन आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है इनटू फंक्शन। अ फंक्शन f, याद रखना यहाँ पे ऐसा हम f डिनोट करते हैं कि f फंक्शन। अ फंक्शन f a से b is called into function if there is at least one element in b which is not the image of
एनी एलिमेंट इन ए। अब क्या कह रहा है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन आप किसे कहेंगे, जब मेरे पास बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जो किसी की भी इमेज ना बनाए। जैसे ए बी दिया हुआ है 1 2 3 4 2 3 4 5 6, तो देखो 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज भी मैं ले लेता हूं 4। तब यहाँ पे 5 और 6 दो ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है बी के अंदर जो किसी की भी इमेज नहीं है। क्योंकि ये किसी की भी इमेज नहीं है, ये फंक्शन कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मतलब यहाँ पे जो हमारी रेंज रहेंगी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन कह सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, रेंज के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। 2 3 4 इनकी ये इमेज बन रहे हैं, है ना, ये किसी न किसी की क्या है, इमेज है। तो आ गया 2 3 4, ये आ गया मेरे लिए रेंज ऑफ फंक्शन एफ आया। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट भी क्या है 2 3 4 5 6 है ऐसा। तो देखो रेंज का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है कोडोमेन के अंदर, और कोडोमेन के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो आप यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप ये भी बोल सकते हैं रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। भूले तो नहीं, रेंज को आप सबसेट भी बोल सकते हैं, रेंज को आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, रेंज का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है कोडोमेन में करके, रेंज सबसेट है कोडोमेन का। लेकिन अगर मैं कोडोमेन की ओर से देखूं, कोडोमेन के अंदर रेंज के हर एक एलिमेंट आते हैं लेकिन दो एलिमेंट एक्स्ट्रा। अब मैं कोडोमेन की तरफ से देख रहा था तो मैं बोलूंगा क्योंकि कोडोमेन के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मैं कहूंगा रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसा वर्ड्स को रिलेट करना सीखो, ताकि जब क्वेश्चन में कोई वर्ड वहां पे लिखा हुआ हो तो आप उसका मतलब निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि आपको चीजें प्रूव करना होगा, तो अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप प्रूव क्या करेंगे। अभी हमारे थोड़े से फंक्शन बचे हुए हैं, हम ऐसा करते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस लिख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाले फंक्शन भी है जैसे यूलर, टाउ, सिग्मा, वो सब भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद डेफिनेशंस में बढ़ेंगे आगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।